मायावती ने बीड़ा उठाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि 22-24 लगातार विपक्षी या तो ये कहते रहे कि वो बी टीम है, और आपको याद होगा कि अमित शाह ये कह रहे थे कि बहन जी तो निकल ही नहीं रही हैं, थोड़ा निकल आइए बाहर, चुनाव में प्रचार कर लीजिए। तो अब सबकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। आपको क्या लगता है, ये जो कोटे में कोटा को मुद्दा बनाकर मायावती कुछ हासिल कर पाएंगी या संगठन को एक बार फिर से जीवित कर पाएंगी? क्या रणनीति है उनकी? देखिए पुष्कर जी, इसमें कोई शक नहीं है कि बसपा अपने राजनीतिक करियर में सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। जिस तरह की आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि बसपा जो है 2000 आप देखेंगे 84 के बाद से बसपा का ग्राफ 2007 के चुनाव तक लगातार हर चुनाव दर चुनाव बढ़ता रहा। लेकिन 2007 के बाद सत्ता में जब पूर्ण बहुमत से आती है, आने के बाद से लगातार बसपा का ग्राफ डाउन होना शुरू हुआ है। तो वो सिलसिला अभी तक यथावत बना हुआ है और इस बार स्थिति तो ये पहुंच गई कि बसपा 2024 के चुनाव में वो इस उस स्थिति में खड़ी है जब 1989 के चुनाव में जो उसका वोटर शेयर था, वो उस कंडीशन में पहुंच गई। बसपा उत्तर प्रदेश में तमाम उसके जनाधार वाले नेता पार्टी का साथ छोड़ चले गए हैं। पार्टी का सियासी आधार आधा से ज्यादा खिसक चुका है। खास तौर से मायावती, जो एक समय बीएसपी दलितों की पार्टी मानी जाती थी, वो जाटों के बीच में सिमट कर रह गई थी और इस चुनाव में तो जाटो वोट में भी सेंधमारी हो गई है। तो निश्चित तौर पे बीएसपी की जो बेचैनी है वो निश्चित तौर पर बढ़नी है। और बसपा के लिए कोई भी इस समय बस जब खास तौर से 2024 के नतीजे आने के बाद से बसपा को अपने दोबारा से उभरने का कोई मुद्दा नहीं दिख रहा था, कोई आधार नहीं बन रहा था कैसे मायावती अपने कोर वोट बैंक को संदेश दे सकें। इसीलिए उन्होंने चुनाव में 2024 के चुनाव के नतीजे आने के बाद जो अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तो उसमें उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि दलित वोट गया है। उन्होंने सीधा सीधा कहा, उसका हार का ठीकरा उन्होंने मुसलमानों के ऊपर फोड़ा कि हमने तमाम मुसलमानों को टिकट दिया, लेकिन अब आने वाले समय में हम सोचेंगे। इसके पीछे कारण यही रहा कि जिस दिन मायावती ये कह देंगी कि हम बसपा से दलित वोट छिड़क गया, उस दिन उनके पास बार्गेनिंग पावर और उत्तर प्रदेश की सियासत में अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब बात ये आती है कि आईसीसी भी जो खास तौर से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आता है, जिसमें कोटा खास तौर से एससी एसटी के जो आरक्षण है, उसके वर्गीकरण करने का जो अधिकार है वो राज्यों को सुप्रीम कोर्ट दे देता है। ये फैसला ऐसा है कि खास तौर से जो आरक्षण का मुद्दा 2024 के चुनाव में सबसे हार्ड मुद्दा बना रहा, जो राजनीतिक दशा और दिशा तय करने में अहम रोल अदा किया है, अब वही आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से बीएसपी अपना सियासी हथियार बना के, क्योंकि मायावती को लग रहा कि ये आपदा में उनके लिए एक अवसर दिख रहा। हम थोड़ा-सा बताना चाहते हैं कि क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पीछे का एक बड़ा कारण है। अगर व जातियों का खास तौर से कोई भी अगर उत्तर प्रदेश के हम देखें, उत्तर प्रदेश में लंबे समय से ये बात कही जाती रही है कि दलितों के आरक्षण को वर्गीकरण होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी जातियाँ हैं जो आरक्षण से लाभ नहीं उठा पाती हैं। इस तरह की नैरेटिव तमाम अपोजिशन पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो, ऐसी बातें कहती रही हैं। उसके पीछे रीजन उनका आधार ये रहता था कि जो आरक्षण का लाभ है वो ज्यादातर जाटो समुदाय पाता है। लेकिन अगर जो वर्गीकरण का आधार आएगा तो उसमें 4 प्रमुख जातियों का जिक्र आता है, जाटो, पासी, खटिक और धोबी। एक कहा जाता है कि 4 जातियां उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आरक्षण का लाभ ली हैं। अगर जातियों का वर्गीकरण होगा तो ये 4 जातियां एक तरफ होंगी और बाकी जातियां, लेकिन ये जो 4 जातियां हैं पुष्कर भाई, ये जी। 80% जो दलित वोटर है उत्तर प्रदेश का, 100% उसका 80% होता है। बाकी जो 20% है जिसमें बहुत मामूली जातियां हैं, तो मुझे लगता है मायावती इस बात को समझ गई हैं कि ये वही मौका है जब वो फिर से दोबारा से दलितों की राजनीतिक दल के तौर पे उभर सकती हैं। इसीलिए अब आप देखिए कि बहुत स्ट्रेटजी के साथ मायावती आती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। पहली बार मुझे ये दिखा कि मायावती जब ये कहती हैं कि अब दलितों को ये समझना होगा, क्योंकि आरक्षण उनका खत्म करने की कोशिश हो रही है और राजनीतिक दलों पे प्रेशर बनाना होगा। बसपा कभी प्रेशर की बात नहीं करती थी, दबाव की बात नहीं करती थी। आंदोलन के उसमें ऐसा लग रहा था मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, आप देखिए उनका आपातकाल की स्थिति है। इस वक्त आरक्षण को खत्म करने की एक साजिश रची जा रही है।
और उसका दूसरा संकेत हमें आकाश आनंद की कल की रैलियों से दिखने लगा है। अब जिस तरह से कल वो रैली में हरियाणा का चुनाव है, हरियाणा में आकाश आनंद प्रचार कर रहे हैं और वहां पे लगातार वो उस मुद्दे को आक्रामक तरीके से उठा रहे हैं। और बसपा ने अपने जो अभी आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि बसपा ने है जो है अपनी तमाम जो जिला संगठन है, ग्राम स्तर है, उस कैडर को, खास तौर से जो बसपा का मूवमेंट का कैडर है, उस कैडर को यह संदेश दिया गया है कि आप गांव-गांव में एक जागरूकता अभियान शुरू करें और उसमें दलितों के बीच ये बताएं कि समाजवादी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस आरक्षण के जो आपके एससी एसटी के आरक्षण है, जो आपको बांटने की साजिश रची, आरक्षण को खत्म करने की साजिश रची जा रही है, ये एक तरह से आरक्षण को बांटने से ज्यादा जो है खत्म करने की स्ट्रेटजी है। और अगर ऐसे में एकजुट होना है, यानी कि मायावती इस आधार पे अपने समाज को एकजुट करना चाहती हैं, उनके खोए हुए विश्वास को दोबारा से हासिल करने की स्ट्रेटजी। क्या राहुल लाल जी, जो मायावती विरोध कर रही हैं, बीजेपी के लिए समस्या ज्यादा है, क्योंकि एनडीए में सीधे सीधे दो फाड़ नजर आ रहे हैं। रामविलास पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी ने साफ, चिराग पासवान ने कहा है कि सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, इसके खिलाफ याचिका डालनी चाहिए या संसद में कानून लाके इसको, अध्यादेश लाके इसको गिराए। तेजस्वी ने भी यही मांग कर दी। जो सबसे बड़ा एलआई है टीडीपी, सबसे पहले स्वागत किया है। वो 97 से मांग कर रहे थे। तो मायावती को ये मौका मिला है। कांग्रेस का भी वही हाल है। उत्तर भारत में कोई बोलने को तैयार नहीं है कि ये फैसले का स्वागत है, लेकिन दक्षिण भारत के सारे राज्य कमोबेश तैयार हो गए हैं। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी ने कह दिया है कि हम आरक्षण लागू करेंगे, यहां कांग्रेस बोल नहीं पा रही। डीएमके ने कह दिया हम स्वागत करते हैं, लागू करेंगे। कर्नाटक में बसवराज बोमई जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कह दिया, स्वागत किया है, और यहां बीजेपी बोल नहीं पा रही। तो मायावती के लिए मौका जरूर ये दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस और सपा बोल नहीं पा रही है, बस भाजपा भी नहीं बोल पा रही है कि समर्थन करें कि ना करें। तो फिर तो मायावती के लिए ये सही मौका मिल गया। पुष्कर जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आप ही की बातों को आगे बढ़ा रहा हूं कि देखिए, ये जो पूरा एससी एसटी मामले को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, अगर हम लोग देखें, राष्ट्रीय जो दोनों पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दोनों में इस मामले को लेकर चुप्पी की स्थिति दिख रही है। और चुप्पी की स्थिति यह है कि वो एक राष्ट्रीय पार्टी है। अगर हम लोग एनडीए के संदर्भ में ही देखें, जिसने आपने बिहार का उदाहरण दे दिया, अब आप सोच के देखिए कि जो चिराग पासवान है, वो उन्होंने सबसे पहले मुखर होकर इसका विरोध किया, फिर तेजस्वी यादव ने भी विरोध किया। अब वहां पर पासवानों की संख्या कितनी महत्वपूर्ण है और उनकी स्थिति कोई बहुत बेहतर नहीं है। लेकिन बिहार में दलित महादलित की पूरी राजनीति हुई। नीतीश जी बंटवारे को करने में काफी सफल रहे थे पुष्कर जी, तो नीतीश जी समर्थन करेंगे। तो सोचिए, एनडीए के जो दो बड़े घटक दल है, चाहे वो नीतीश जी हो या चंद्रबाबू नायडू, वो समर्थन कर रहे हैं। अब अगर वहीं पे दूसरी तरफ आप जो दूसरे अन्य समूह के लोग हैं, उन्हें वो शूट नहीं कर रहा है। तो ये एक एनडीए के खेमे के भीतर की स्थिति भी दिख रही है और कांग्रेस के खेमे के भीतर भी दिख रही है। और जो तर्क मायावती जी दे रही है, जो मूल तर्क है उनका, कि भारतीय जनता पार्टी, चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दरमियान में एक नैरेटिव काफी अच्छे से उत्तर प्रदेश में सेट हुआ कि एससी एसटी का जो पूरा आरक्षण का मामला है, संविधान खतरे में, और उसका क्या अर्थ निकाला गया कि कहीं कहीं आरक्षण के ऊपर खतरा है। तो मायावती जी बिल्कुल वही स्लोगन दे रही है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बीजेपी कहीं कहीं आरक्षण को खत्म करने का प्रयास कर रही है। तो ये जो संदेश, जो मैसेज, जो नैरेटिव वो बना रही है, वो कहीं कहीं निचले स्तर पर जनता को पहुंचाने में काफी सहायक है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है मायावती जी के पास, क्योंकि मैं मानता हूं कि सही मौके पे सही रणनीति, सही चीजें वो कर रही है, लेकिन जब वो बीजेपी के ऊपर हमला करती हैं तो दो तीन समस्याएं उनके साथ खड़े हो जा रही हैं। लोकसभा चुनाव के ऊपर के दरमियानी जिस तरह से उन्होंने भारी मात्रा में मुस्लिमों को टिकट दिया, और मुस्लिमों को टिकट देने के दरमियान में चाहे जौनपुर में जो तमाम घटनाएं घटी हैं, वक्त पे वहां पे टिकट वितरण में कहानियां हुई। उन्होंने आकाश आनंद को पहले उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन आकाश आनंद ने जब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तीखे हमले किए तो फिर उनको हटा दिया, फिर चुनाव के बाद फिर उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो लोकसभा चुनाव के दरमियान में
कहीं कहीं ऐसी स्थिति बनी कि एक बीच के समय में अगर हम लोग शुरुआती चरण में देखें तो वो जो उनके ऊपर बीजेपी के बी टीम का मुहर वो जो लगता था वो खत्म हो गया था, लेकिन आखिरी समय में फिर उन्होंने कहीं कहीं बीजेपी के बी टीम वाला मुहर फिर उनके ऊपर लग चुका था। तो अब उनके कैडर के बीच में समस्या ये है कि जब तक वो बीजेपी के अन्य नीतियों का मुखर तौर पे काफी विरोध नहीं करेंगी तो इस वाले मामले पे उनके ही समर्थकों को विश्वास करने में बड़ी कठिनाई हो रही है। उनके तर्क लोगों को लॉजिकल लग रहे हैं, कैडर के लोगों को लॉजिकल लग रहे हैं। कई लोगों से मैंने पुष्कर जी बातचीत की, वो बोल रहे हैं कि मायावती जी ने बड़ा जेन्युइन मुद्दा उठाया है, लेकिन क्या इस मुद्दे को लेकर वो गंभीर रहेंगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि भविष्य में फिर भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आ जाएंगी? तो ये जो एक स्थिति बनी है पुष्कर जी, इस कारण से हमें लग रहा है कि जितना लाभ उन्हें मिलना चाहिए था वो लाभ शायद वो अभी वर्तमान में वो लेते हुए नजर नहीं आ रही है। हाँ, नहीं आ अगर रही। ग्राउंड पे ठीक है, मैं शहनवाज जी आपके पास आऊंगा। ये अब आइडेंटिटी क्राइसिस कहें या मतलब अब विश्वसनीयता की समस्या आ गई है मायावती के सामने। मौका, जैसा राहुल जी ने यह भी कहा कि उनकी कई लोगों से बात हुई, वो कह रहे हैं कि ये टिकेंगी कितनी देर। क्या हकीकत में वो सवाल मैंने कुमूल जी से भी पूछा था, मायावती की विश्वास कैसे दिलाएंगी? देखिए ऐसा है, ये टिकने वाली बात तो राजनीति में किसी की भी नहीं कही जा सकती। मायावती जी की तो छोड़ दीजिए, कोई किसी भी राजनेता का कब क्या स्टैंड चेंज हो जाए उसको नहीं कहा जा सकता। नहीं, लेकिन वर्तमान वोटरों मैं में समझता हूं विश्वास लौटने की बात। वर्तमान में जिस तरीके से मुद्दे को उठाया गया है और अगर इस पर कुछ समय तक टिकती हैं मायावती जी तो उनके वोटर में जरूर एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा और जो वोटर उनसे अलग हुआ है वो वोटर भी समझेगा कि हाँ, हमारे लिए कोई बात कर रहा है। और इस समय पर कांग्रेस का या विपक्षी दलों का किसी का भी ना बोलना इस मुद्दे पर और इवन सत्ता पक्ष का भारतीय जनता पार्टी का भी ना बोलना, ये बीएसपी के लिए एक बहुत बड़ा एज का काम कर रहा है। बस इस मुद्दे को सही ढंग से उठाया जाए और ग्राउंड पर उतरना पड़ेगा। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने से या एक दो रैली करने से नहीं होगा, इसको ग्राउंड पर लेकर के जाना पड़ेगा। और जैसा आपने अपनी रिपोर्ट में भी कहा कि वो अपने मंडल स्तर पर इसको लेकर के जा रहे हैं, अगर ब्लॉक स्तर पर, विधानसभा स्तर पर इसको लार्ज स्केल पर उठाया जाता है तो इसका बेनिफिट जरूर बीएसपी को मिलने वाला है। और ये बात सही है जैसा अभी राहुल जी ने कही, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी पर जितना मुखर होकर के उनको बोलना चाहिए, अटैक करना चाहिए, कई बार वो मौका चूक जाती है। बहन जी, उनको ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह से अटैक करना है, भारतीय जनता पार्टी पर जितना ज्यादा अटैक करेंगे उतना उनका वोटर ये समझेगा कि बीएसपी जो है वो उनकी लड़ाई लड़ रही है और वो बीजेपी के साथ नहीं है। क्योंकि कभी कभी मैसेज ये चला जाता है कि शायद वो बीजेपी के साथ ही है, उनके दबाव में काम कर रही है।